है कि एक लौती कतार है जिसके आगे टिकटें बांटता आदमी निष्पक्षता से बिना भेदभाव के ये बिना देखे कि सामने कौन है करता चला जाता है अपना काम। ये एक लौती लाइन है जहां अपना नंबर आने पर न डर लगता है न आशंकित करता है निकट भविष्य। वो साधारण सा टिकट काटने वाला आदमी जो बस टिफिन खाने उठता है एक बार, हर सुबह छेड़ देता है जंग दुनिया में लगने वाली हर कतार के विरुद्ध। दूसरी कविता है आवाजें। मुझे सन्नाटे डराते हैं जब सब तरफ खामोशी होती है और दूर तक महसूस होती है बस काली हवा। अंदर जहर की तरफ फैलता है गहरा नीला डर कि कहीं फैल तो नहीं रहा मेरे दिमागों के खानों में बहरापन। जरूरी है आवाजें आपके लिए और मेरे लिए, जरूरी है कि सुनाई देता रहे बेतहाशा शोर। आप बस में बैठे हो तो ट्रैफिक का शोर या नदी के अपने तटों से टकराने का शोर, कुकर की सीटी का शोर, ट्रैक्टर का शोर, बारिश का शोर। जरूरी है ध्वनि तरंगे पैदा करते रहे कंपन मेरी हथेलियों पर और वहां जमा रहे पसीना मेरी हथेलियों से टकरा टकरा कर हस्तांतरित होता रहे शोर। आवाजें साबित करती हैं आपकी नीरस दिनचर्या के किसी किसी उत्तेजित मिनट में कि आप सुन सकते हैं। अगली कविता है खाली जगहों के लिए कविता। बहुत आसान है किसी खाली जगह को भर देना एक कविता से, लेकिन मुश्किल है किसी खाली जगह के बारे में कविता लिख पाना। तमाम चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है और नापना पड़ता है वो वृत्त या चौकोर घेरा जो बन जाता है चीज़ों को उनके स्थान से हटा देने के बाद। जहाँ कोई चीज़ रही हो संपूर्णता से वहाँ किसी और का घर कैसे बसता है। एटम बम की कहानी में पढ़ाया गया था, एक बम फटा और पूरा हिरोशिमा हो गया एक खाली जगह। रोज कितने कितने घरों के आगे से लोग खाली कर दिए जाते हैं और आप बस पीछा करते हैं धूसरित पगडंडियों का। जैसे आप अपने अंदर पैदा हुई खाली जगहों को कभी नहीं भर पाते पूरी तरह। जहां मेरे अहाते में जामुन का पेड़ था वहां कैसे रोक पाऊंगा कोई और कविता। अगली कविता है इंतजार। पेड़ की टहनियों से सर टिकाए गौरैया इंतजार करती है बारिश का, नदी बादलों का, और मजदूर शीत में गिर रहे मकान के बगल में एक रुखड़ी दीवार के साथ जुड़े 4 ईंटों में लगाकर कुछ सीलन लगी लकड़ियां इंतजार करता है आंच का। लंबी लाइन में लोग बिल भरने, टिकट बुक करने, रजिस्ट्री जमा करने खड़े रहते हैं अलग अलग जगह। भीड़ आंदोलनों का इंतजार करती है, फिर चुनावों का, फिर सरकारों का, फिर बिलों का, फिर उनके कानून बनने, उनके लागू होने का। आदमी गुजार देता है पूरी पूरी उम्र सचिवालयों, अदालतों, पंसारियों के आगे हाथ फैलाए करते हुए इंतजार। हर रात आखिरी बस के इंतजार में खड़ा रहता है राजधानी के एक छोटे बस स्टॉप पर अकेला राम आश्रय। सदी के पिछले छोर से ही अंगूरों के लत्तर के पास कोई रोमियो खड़ा है। अयोध्या के शाह करते हैं लंबा इंतजार बारिशों के गुजर जाने का। अशोक कलिंग युद्ध के बीत जाने का इंतजार करता है बुद्ध तक जाने के पहले। इतिहास इंतजार करता है कि रेत उसके खाने में आए जल्दी। आप जहां भी खड़े हो जाएं, आपको बस इंतजार करते लोग दिखाई देंगे। सब के सब कहीं ना कहीं किसी के आगे किसी के पीछे डकारते, पसीनाते, उबकाई लेते या मुस्कुराते हुए करते रहते हैं जाने किसका इंतजार। कभी एक हाथ की उंगलियों से दूसरे हाथ की रेखाएं गिनता हुआ, देखता हुआ हथेली के पीछे की झुर्रियां, इंतजार करता है कि सामने सफ़ेद कागज़ पर अपनी कलम से उतार सके अपने समय के सच का फोटो स्टेट। वक्त आने पर कागज के निचले हिस्से पर छोड़ता है बस अपने हस्ताक्षर और पूरे पन्ने पर बस झूठ। जब आपने जीवन भर सीखा होगा बस इंतजार करना, बारी आने पर लाजमी है हड़बड़ा जाना। अगली कविता है दिसंबर। सब चले गए लोगों को याद करने आता है हर साल दिसंबर, जब 3 रजाइयों के बाद भी एड़ियां धीरे धीरे सिहरती हैं और चाहती हैं एक दूसरे से नज़दीकी। जब बाहर सब जितना सर्द होता है उतना ही अंदर भी, तो नसों को संकीर्णता और सिकुड़न से बचाने और हड्डियों को मांस से ढके रहने खून के साथ मिली हुई आती है धुंध ढकी चांदनी। आधी रात को छत ताकते हुए गिनते हुए सर्वहारा पत्रिकाओं के साथ शेल्फ में लगी बुर्जुआ किताबें याद आती है पहली कविता। पहला आसमान और बाद में कुहासे जैसे कई और आसमान। इन सब का बोझ गर्म रखता है और बचाता है बर्फ जमने से आईनों पर। दिसंबर के मौसम को पता है कि बाहर की धुंध और अंदर का अंधेरा घुमा सकता है अच्छे से अच्छा आदमी। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि उजड़ा हुआ ही सही
सबके पास रहे एक पुराने आधे गिरे हुए हरसिंगार के साथ वाला घर। अगली कविता है मातम के 40 दिनों तक। मातम के 40 दिनों तक मैं जंगल के दूर वाले छोर पर बैठा नौहा पढ़ता रहा। इस दौरान कभी कभी तुम्हारी कब्र पर जाकर मरसिए की तरफ फैली ओस भी बुहारी। मुझे जो शामें सौंपी गई थी पतझड़ की, उनका पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश की। तुम्हारे बहाने मैं थोड़ा इस साल न आए साइबेरियन परिंदों के लिए भी रोया। आने वाली ठंड से घबराए हुए भूखे नंगे पहाड़ों के लिए दुख मनाया और उनको दिया कंक्रीटों का धोखा ऐतिहासिक ढंग से सालता रहा। मुझे तय दिन दिए गए थे तुम्हें याद करने के लिए। मैंने उसकी खींच इन शोक गीतों पर उतार दी। इन दिनों में तुम्हें याद करने के बहाने मैंने और कई चीज़ें याद करने की कोशिश की। अगली कविता है, इसका शीर्षक फैज़ की एक नज़्म से है। गुल हुई जाती है अफसुर्दा सुलगती हुई शाम, तुम इंतज़ार कर रही हो जाने कब से, गुजार देती हो पूरी पूरी शाम। जाने क्या क्या है हमारे बीच, पटरियाँ, नदियाँ, पहाड़, सड़क, गांव, लोग, शहर और समय। जाने क्या क्या है हमारे बीच। आसमान सूरज और सुई की तरह चुपता हुआ वो अनजान फ्लाईओवर जिसके छोर अंधेरों में डूबे हैं। एक उम्र बीत गई है इन पीली रोशनियों में दिखते सड़क के उत्थान से प्यार किए। ना, अब मन नहीं करता। चाहते हुए भी नहीं झांक पाना अपने अंदर। रूह पूरी रात करती रहे फ़ोन और इतनी गहरी नींद में होना कि घंटों बाद भी पता ना चले। चले जाते हुए अक्टूबर की आखिरी सुबह उठकर पता चलता है कि खो देना किसको कहते हैं। वो एक खामोश पल, उस एक पल में जब अंदर की खाली जगह इतनी बढ़ जाती है, पूरा बाहर एक बार में निकल जाता है अंदर। मैं क्षितिजों से दूर रहा हूँ हमेशा। दो बड़े पहाड़ युद्धरत अपने अपने दंभ में चूर। मैंने अपने लिए खोजी घाटी की राह और वहाँ पहाड़ी फूलों में मिली रूह की गंध। जो एक बार घाटी का हो गया, उसे कब और कहाँ आकर्षित कर पाए पहाड़। तुम्हें किस पल में पाना है और किस पल में खो देना है, बेकार सा सवाल है। बिल्कुल मेरे उन चुटकुलों जैसा जिन्हें तुम सर झटक के रवाना कर देती हो दूसरी दुनिया की ओर। तुमको ये छोटे छोटे शब्द न हमेशा जीवित रख पाएंगे, न मेरी स्मृति में स्थिर। जिन बड़ों ने अपनी पहली घाटियाँ खोई, आखिर बढ़े दूसरे ढलानों की ओर। तुम इंतज़ार करती हो यह सोचकर एक कमज़ोर दिल और सिगरेट खाए हुए फेफड़े अकेले हो जाते हैं कभी कभी, और बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलती रूह। कुछ अटका अटका लगता रहता है शाम को, और रात कोशिश करती है छिपकर आने की और वैसे ही चले जाने की। दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है इंतज़ार में बैठी लड़की, लड़के के, युद्ध में गए लोगों के, मौत के, मौसम के। बाकी सब बातें फिजूल की बातें। अब 3 छोटी छोटी कविताएं हैं। पहली कविता, बहुत मुश्किल काम है तुमको सही शब्दों में याद कर पाना। कैसे याद करूं तुमको, पुरानी कत्थई शर्ट की बाह पर लगे नेल पॉलिश के दाग जैसे, उस पुराने कुर्ते के बटन में फंसे रह गए उन बाल के टुकड़ों जैसे, कटी उंगली पर रुमाल नहीं बांधने के बाद भी निकलते रह गए खून के धब्बे जैसे। कैसे याद करूं तुमको, तुम वैसे कहाँ याद रहोगी जैसे याद है पुराना पानी का जहाज और उसकी सीली लकड़ियाँ। तुम्हारे हाथ उष्ण है जैसे उंगलियों ने जहाँ छुआ वहीं रह गईं। उष्ण है ऐसे कि मानो मेरे अंदर की बर्फ पिघलने के लिए बस तुम्हारे छूने का इंतज़ार कर रही थी। उम्र के साथ बढ़ती जा रही है सर्दी और मेरा सनकपन। दूसरी, मेरे लिए कभी नहीं आया बसंत अप्रैल के महीने में। तुम्हारे और मेरे लिए कभी नहीं अलग अलग मौसमों में हुआ फूलों का खिलना, ओस का चूना रात भर किताबों के आखिरी पन्ने पर। कोहरा समय से अलग ही आया हमेशा, गोल घर की ऊंची रेलिंग से झांकने। तुम जब जब लौटी मेरे साथ अपने देश, हमने पाई मूसलाधार बारिशें उन घने लंबे पेड़ों के बीच। कभी कभी याद करना, अपने पुराने एल्युमिनियम के डब्बे को जब खोलो और सहलाओ उसमें रखे हुए मेरे खत। तुम याद करना कैसे साल दर साल हम झुठलाते रहे हर मौसम, और कैसे साल दर साल बस हमारे लिए उगता डूबता रहा सूरज। हमने न जाने शहर की कितनी सड़कें दबा दी कदमों तले, कितने गुलमोहर इन सालों बस हमारे लिए खिले। तीसरी, मैं फिर लौट जाना चाहता हूँ उस ओर तुम्हारे साथ जहाँ अंजोरिया रात और पानी मेरा इंतज़ार करते हैं। चुभते मकानों से दूर हर सिंगार के जंगलों की ओर। हार कर थक कर बोझिल मन पैर के नाखून से मिट्टी कुरेदते हुए इंतज़ार करता है हर शायर एक नज़्म और एक सौंधी गोद का, जहाँ वह रख सके अपनी आंखें उतार कर और भूल सके दुनिया। मैं वापस लौट जाना चाहता हूँ उस ओर जहाँ कवि का गला भरा हुआ नहीं है और जहाँ उसके हाथों ने झांप रखा है सपना। अब आखिरी कविता पढ़ता हूँ। कविता का शीर्षक अंग्रेजी में है नॉनसेंस। एक अच्छी कविता और पागलपन के बीच कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता।
कोई ज्यादा फर्क नहीं होता बेचैनी और इंतजार के बीच। बारिश में पनप जाने वाले लत्तरों के जैसे कविता पनप जाती है इधर उधर, और जिन्हें तमाम उम्र आप खींच खींच कर निकालने की कोशिश करते रहते हैं। कवि अटका रहता है समय के एक आयाम में पूरी उम्र, और देखता रहता है दरवाजे की ओर कि किसी दिन कोई आकर छिटकिन्नी खटखटाएगा। आपके आसपास से भागती जाती है दुनिया, और आप सदियों पुरानी बोझिल सी उंगलियों से खटर पटर करते रहते हैं कीबोर्ड पर। कवि कविता खोजने की कोशिश में बदलता रह जाता है देह पर देह, और रोता जाता है कि अंत में बस उसी देह की मृग तृष्णा जिस पर उसने वक्षों के बीच पहली कविता लिखी थी। जो जमा हुआ सा रहता है भीतर घने जाड़े की तरह, वो कभी कम नहीं होता। हर रात चांद से मुंह फेर कर अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रतिष्ठित होता है हृदय में कविता का ब्रह्म राक्षस। पूरी जिंदगी में बस घाट की 4 सीढ़ियां पानी से दूर आने के बाद आप दोबारा नीचे की ओर उतरना चाहते हैं, और आपको पता चलता है आपको घेर चुके हैं असंख्य अदृश्य भूत। सिगरेट के डब्बे फूंक जाने के बाद, छोटी गोलियों को बिना पानी निगल लेने के बाद, और अंत में चीलम से जला सकने की कोशिश कर लेने के बाद भी आप काठ को सुलगा नहीं सकते। काठ बंजर लकड़ियां होती है जिनमें आप उगा नहीं सकते कुछ। कविता मर्ज भी होती है, कविता इलाज होने का बहाना भी करती है। अंत में आप पगला जाते हैं अपना सिर धुनते हुए कि कविताओं से कुछ नहीं होता, कि दुनिया कभी नहीं चली महान कविताओं से, कि कविताओं का सच असल सच कभी था ही नहीं। सब लिख लेने के बाद भी सुकून एक ड्रॉप भर भी नहीं मिलता। सब वहीं का वहीं रह जाता है। दर्द, पागलपन और बेबसी से चलती जाती है दुनिया, कोई विस्फोट और संघर्ष नहीं। कवि आधी रात को बैठकर जोड़ता है खुद को उपन्यासी किरदारों से, लंबी कविताएं लिखता है और अगले दिन जलाकर फेंक देता है अपनी कविताओं की डायरी। धन्यवाद।